दोस्तों, कोल्ड वॉर के समय से ही भारत को नॉन अलाइंड होने के बावजूद सोवियत यूनियन के कैंप में देखा जाता था। 90 के दशक में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी रूस और भारत के रिश्ते काफी अच्छे रहे और आज भी देश में ज्यादातर लोग रूस को भारत के दोस्त की तरह ही देखते हैं। लेकिन चीन की बढ़ती इन्फ्लुएंस ने आज इस दोस्ती में एक दरार तो जरूर डाल दी है। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक दिन रूस और भारत सचमुच पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूले। वैसे अगर चीन ना भी होता तो भारत के लिए इस समय पुतिन के रूस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की दोस्ती सोवियत संघ के साथ थी, लेकिन पुतिन भी भारत को उसी तरह से दोस्त मानते हैं। इस पर सवाल बना हुआ है। भारत और रूस के रिश्ते आज पहले जैसे नहीं हैं और इसके पीछे चीन का राइज भी एक बड़ा कारण है। चीन, भारत और सोवियत यूनियन में से सोवियत यूनियन ज्यादा अमीर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुआ करते थे। इसके साथ साथ सोवियत और चाइनीज दोनों ही कम्युनिस्ट सिस्टम को फॉलो करते थे। लेकिन 60 के दशक में दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हुई हैं, जिससे उस समय सोवियत संघ भारत के ज्यादा करीब आ गया था और चीन ने अमेरिका से हाथ मिला लिया था। आज समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं, लेकिन आज मुकाबला चीन और अमेरिका के बीच में है, जिसमें आज रूस चीन का जूनियर पार्टनर बना हुआ है। चीन, रूस और भारत की बात करें तो आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। इसके बाद भारत का नंबर आता है, जो चीन से इकॉनमी के साइज में 6 गुना कम है, और फिर आता है रूस, जिसकी इकॉनमी भारत से भी छोटी है। रूस और भारत के रिश्तों की बुनियाद आज उनके बीच हो रही आर्म्स डील्स पर टिकी हुई है। भारतीय सेना आज भी जो हथियार इस्तेमाल करती है उसमें से ज्यादातर रशियंस या सोवियत ओरिजिन के हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिख जाएगा कि क्योंकि रूस आज चीन के करीब जा रहा है, क्योंकि चीन भी अपने हथियारों के लिए रूस पर ही डिपेंडेंट था। लेकिन रूस ऐसे कई हथियार भारत को नहीं बेचता है जो उसे चीन को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक उदाहरण Su-35 फाइटर जेट्स है, जो रूस चीन को तो बेचता है लेकिन भारत को नहीं। इस लिस्ट में पहले रूस का S-400 सिस्टम भी शामिल था, जिसे देने के लिए बाद में रूस राजी हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस और भारत ने साथ में भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें से एक उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल्स का है। लेकिन क्योंकि ये दोनों देशों का जॉइंट वेंचर था, इसलिए रूस इस मिसाइल सिस्टम को किसी भी ऐसे देश को नहीं बेचना चाहता जो इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ कर सके। यही वजह है कि इस मिसाइल को खरीदने के लिए कई देशों ने इंटरेस्ट जगाया है, लेकिन इसे सभी देशों को एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि भारत ने फिलीपींस और वियतनाम को भी ये मिसाइल देने का वादा किया है, और दोनों ही चीन के दुश्मन माने जाते हैं। चीन और रूस के साथ आने से पाकिस्तान का भी बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में रूस और पाकिस्तान के रिश्तों में भी काफी बदलाव आया है। न सिर्फ पिछले कुछ सालों में रूस और पाकिस्तान ने साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं, बल्कि साथ ही रूस उन्हें Mi-35E और Mi-171E हेलीकॉप्टर्स भी बेच रहा है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भी JF-17 फाइटर जेट बनाया है, जिसमें रशियन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और आने वाले समय में ये भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सब तो फिर भी कुछ इनडायरेक्ट सबूत है। वैसे तो रूस की शुरू से ही ये पॉलिसी रही है कि वो भारत और चीन के झगड़ों के बीच में नहीं पड़ता है और ना ही किसी की साइड लेता है। लेकिन जब चाइना और यूएस की राइवलरी की बात आती है तो रूस चीन के साथ दिखाई देता है, जिस वजह से वो कई बार भारत से यूएस के साथ कोऑपरेट करने पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, चाहे वो फिर क्वाड के खिलाफ बोलना हो या इंडो पैसिफिक नेशंस के कॉन्सेप्ट पर सवाल उठाना। ये साफ दिख रहा है कि रूस भारत के इन कदमों से खुश नहीं है। रूस ने तो भारत को चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ज्वाइन करने की सलाह भी दी थी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो चीन और भारत के बीच में ज्यादा कोऑपरेशन चाह रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको और मिल जाएंगे जो भारत के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। इस सब में भारत का स्टैंड क्या है, इसे भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर भारत और चीन के रिश्तों की बात करें तो ये तो सच है कि दोनों देश आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन ट्रेड भी करते हैं। पर इसके साथ साथ भारत ने 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर ली थी, जो कि चीन और रूस द्वारा लीड की जाने वाली सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और यूरेशिया के अंदर पीस मेंटेन करना चाहती है। इसमें परेशानी ये हुई कि जिस साल भारत ने SCO को ज्वाइन किया, उसी साल पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में एंट्री मिल गई। SCO एंटी टेररिस्ट कोऑपरेशन और ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन भारत अब इस ग्रुप में अपनी जगह कैसे तलाशे, जब इस ग्रुप का ही एक मेंबर भारत में टेररिस्ट को भेजता है और उसे लीड करने वाला चीन बॉर्डर पर हमारे जवानों को शहीद कर रहा है। क्या आपको पता है कि 2020 में लद्दाख की कॉन्फ्लिक्ट के बाद जहां देश भर में लोग चीन के प्रोजेक्ट्स बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दोनों सेनाएं इसके बाद कई सारी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स में भी शामिल हुई, जिसमें से आखिरी ऐसी ड्रिल 2022 में कंडक्ट की गई थी। ये भी एक वजह है कि भारत का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर नजर नहीं आता है। आज एक तरफ भारत SCO का ही हिस्सा है और इस साल उसकी अध्यक्षता भी कर रहा है,
और दूसरी तरफ भारत क्वाड का भी हिस्सा है, जो चीन के रिस्पॉन्स में बनाया गया एक ग्रुप है। इस समय रूस की अगर चाइना या भारत में से किसी एक देश को चुनना हो तो वो हमेशा चीन को ही चुनेगा, और उसके पीछे भी एक कारण है। आज चीन के पास इतना पैसा है और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि रूस को उनकी ज्यादा जरूरत है। रूस के पास बेचने के लिए नेचुरल रिसोर्सेस और हथियार ही हैं। चीन आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और साथ ही वो रूस के साथ एक बॉर्डर भी शेयर करता है। इसलिए लॉन्ग टर्म की सोची जाए तो चीन उनके ऑयल का एक परमानेंट कस्टमर है। इसके साथ साथ अगर हम बाकी फैक्टर्स पर आ जाएं, तो जब से यूएस ने रूस को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर किया है, तब से रूस ने चीन को करेंसी युआन में पेमेंट्स लेनी शुरू कर दी है। और भारत से भी रूस ने ये कहा है कि अब वो रुपए के बदले तेल नहीं बेच सकता। भारत को उन्हें युआन या यूएई दिरहम जैसे किसी करेंसी में उन्हें पेमेंट करना होगा। दूसरी तरफ चीन आज रूस में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे कि हमने बताया कि रूस में काफी नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन उन्हें एक्सट्रैक्ट करने में भी भारी पैसा लगता है, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आज चीन फंड कर रहा है ताकि वो रूस के रिसोर्सेज को चीन के थ्रू बेच सके। चीन और रूस का अलायंस इस समय पर ज्यादा नेचुरल इसलिए भी लगता है क्योंकि उनका एक कॉमन दुश्मन अमेरिका है, जो दोनों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर आज के भी वक्त में देखा जाए तो जहां भारत रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर न्यूट्रल बना हुआ है, वहीं चीन ने न्यूट्रल रहते हुए भी खुद को रूस की तरफ खड़ा दिखा दिया है। और ये बातें भी चल रही थी कि रूस की खत्म होती हुई वेपन सप्लाई को देखते हुए भी मुमकिन है कि चीन उन्हें हथियार देना शुरू कर दे। वैसे तो इस खबर के सामने आते ही अमेरिका ने चीन को ऐसा करने से पहले चेतावनी दे दी थी, लेकिन अगर सचमुच चीन को हथियार बेचने होंगे तो वो इनडायरेक्टली भी रूस को बेच सकते हैं। इसके लिए उन्हें ओपनली सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इसमें भारत क्या कर सकता है, और क्या भारत को रूस के साथ अब आगे रिश्ते रखने भी चाहिए। इस पर यूं तो अलग अलग राय लोग देते हैं, लेकिन आम सोच यही है कि भारत को रूस के साथ डिप्लोमेटिक संबंध रखने चाहिए और साथ में ट्रेड को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो की सेक्टर्स हैं, जैसे कि डिफेंस और एनर्जी, इनको लेकर हमें सिर्फ रूस से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यूक्रेन वॉर में भी कई सारे वेपन सिस्टम्स की डिलीवरीज को पोस्टपोन कर दिया गया था, और वैसे भी अब भारत को ये समझ आ चुका है कि उन्हें इस वक्त नाटो वेपन्स की ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ हमें यूक्रेन वॉर में रूस के हथियारों को फेल होते हुए भी देख लिया है, जिस वजह से अब भी वही हथियार इस्तेमाल करना एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। चीन दूसरी तरफ रूस पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं है जब आप रूस को भी एक दिन चीन के डेप्ट ट्रैप में फंसा हुआ पाएंगे। आपको भारत, रूस और चीन के बीच में बदलते रिश्तों के बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।